This is All India Radio. We now bring you a radio report on the inaugural ceremony of the National Youth Parliament Festival 2021, held earlier today in the Central Hall of Parliament in New Delhi. The inaugural function of the second National Youth Parliament Festival was held earlier today in the Central Hall of the Parliament in New Delhi. The function was attended by Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, Union Minister of State, Independent Charge for Youth Affairs and Sports, Shri Kiren Rijiju, along with other dignitaries. The objective of the National Youth Parliament Festival, NYPF, is to hear the voice of youth between 18 and 25 years of age who are allowed to vote and will join various careers in coming years, including public services. The National Youth Parliament Festival is based on the idea given by Honorable Prime Minister in his Mann Ki Baat address on 31st December 2017. Taking inspiration from the idea, the first NYPF was organized from 12th January to 27th February 2019 with the theme, Be the Voice of New India and Find Solutions and Contribute to Policy. A total of 88,000 youth participated in the program. The second NYPF was launched on 23rd December 2020 through virtual mode. 2.34 lakh youth from across the country participated in the first stage. It was followed by the state youth parliaments through virtual mode from 1st to 5th January 2021. The finals of the second NYPF was held earlier today in the Central Hall of the Parliament. 29 national winners got an opportunity to speak before a select national jury comprising members of Parliament and members from the civil society. The top 3 winners will be getting an opportunity to speak before Honorable Prime Minister in the valedictory function, scheduled to be held tomorrow. In his address, Union Minister of State Independent Charge for Youth Affairs and Sports, Shri Kiren Rijiju, said, आज इस महान राष्ट्र के युवाओं के लिए लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के द्वार खोलकर इतिहास रचा जा रहा है। इस सम्मानीय संसद में ये युवा राष्ट्रीय महोत्सव के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में राज्य स्तर के 84 युवा विजेता हमारे बीच उपस्थित है। मैं माननीय स्पीकर महोदय लोकसभा श्री ओम बिरला जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज आयोजन इस संसद के केंद्रीय खर्च में कराने की अनुमति दी है। इसके उपरांत संसद भवन के सभी अधिकारियों का हमें पूरा सहयोग मिला और युवा संसद महोत्सव 2021 के अंतिम चरण का आयोजन हमें संसद भवन में करने का अनूठा अवसर मिला है। इस आयोजन का हिस्सा बनकर हम सभी को, विशेषकर इन 84 युवा प्रतिभागियों को संसद भवन एवं संसदीय प्रक्रिया की एक विशेष अनुभूति होगी, जिसका स्मरण उन्हें पूरे जीवन रहेगा। ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का दूसरा आयोजन है। इसका पहला संस्करण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 दिसंबर 2017 को मन की बात में उनके संबोधन से प्रेरणा लेकर 2019 में आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महोत्सव के पहले संस्करण में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए इस विचार विमर्श की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की इच्छा जताई थी। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रतिभागी संसद के सेंट्रल हॉल में एक सार्थक संवाद में भाग लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का यह आयोजन कल से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ही हिस्सा है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जो एक महान दार्शनिक एवं कुशल वक्ता थे। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है और अब तक 23 राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को अपने प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जहां युवा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचारों का
आदान प्रदान कर सके और अपनी सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को साझा कर सके। युवा उत्सव नई भारत का इस महोत्सव का थीम है, जिसमें युवा नई भारत का उत्सव मना रहे हैं। इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार और मूल भावना को साकार करना है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों की भागीदारी से इस महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस वर्ष कुल 8 विधाओं में 24 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें कुछ नवीन कार्यक्रम का भी शुरुआत की गई है, जैसे उत्तराखंड में शीतकालीन अल्पाइन स्किल क्लाइंबिंग कैंप, अरुणाचल प्रदेश में हाई एल्टीट्यूड विंटर ट्रैक, सिक्किम में पहला कंचनजंगा स्काई डाइविंग ट्रायल, दार्जिलिंग में सूर्य नमस्कार रिले का विश्व कीर्तिमान का प्रयास, मिशन माउंटेन से ओशन तक पर्वतारोहण, योग इत्यादि। मैं यहां सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का भी उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, ताकि फिटनेस जीवन का अभिन्न अंग बनाया जा सके। फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया साइक्लोथॉन, फिट इंडिया मैराथन, प्लॉगिंग रन, फिट इंडिया स्कूल वीक इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 10 करोड़ भारतीय इस मूवमेंट में जुड़ चुके हैं। सोशल मीडिया में भी फिट इंडिया मूवमेंट का प्रसार हुआ है, जिससे यह आंदोलन जन जन तक ले जाया जा सके। अब तक 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। ये कहना सही होगा कि फिट इंडिया मूवमेंट आज एक सरकारी कार्यक्रम से बहुत आगे बढ़ चुका है और जन आंदोलन का रूप ले चुका है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के माध्यम से आज के युवाओं के विचारों को जानने का एक अनूठा अवसर प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता, उसका विकास होता है और वे दूसरों के विचारों का सम्मान करने का भावना को आत्मसात करते हैं। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद के इस संस्करण में देश भर के 2,34,000 से ज्यादा युवाओं ने पूरे उत्साह से भागीदारी की है। मैं देश भर के युवा प्रतिभागियों के जज्बे की दिल से सराहना करता हूं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके के ठंड और कोरोना महामारी के विकट हालातों के ऐसे कठिन समय में भी 11,000 से ज्यादा युवाओं ने इस आयोजन में भाग लिया है। आज इस मंच को प्रदान कर हम भारत के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रति अपना सम्मान दर्शा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हमें जिला और राज्य स्तर के प्रतियोगिताओं वर्चुअल मोड में ही आयोजित करनी पड़ी। इस प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में युवाओं के उत्साहपूर्वक भाग लेने से उनके द्वारा उच्च स्तर का जो संवाद प्रस्तुत किया गया है, वो मुझे विश्वास दिलाता है कि आज के युवा आत्मनिर्भर भारत बनाने में सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया का जो विचार है, वो इसी युवा जोश पर आधारित है। मैं आप सभी प्रतिभागियों की सराहना करता हूं, जिन्होंने ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के हर क्षेत्र के प्रतिभागियों को भाग लेते देख एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होती दिख रही है। कल आप सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। I would like to extend my hearty greetings to everyone, every youth who are here in this historic Central Hall, and also extend my best wishes for all the participants for a very healthy discussion and to be part of this historic moment. My best wishes to all of you. Jai Hind. This was followed by the inaugural address by Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla. Let's listen in. आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। सहज
परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा के धनी शास्त्री जी ने इस देश में नारा दिया था, जय जवान जय किसान का आह्वान आज भी हमारे देश में है कि देश का जवान सीमा पर रक्षा कर रहा है और किसान खेत में रखकर अन्न उत्पादन का काम कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर बने, और आज हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने। इस दिशा की ओर देश काम कर रहा है। दोस्तों, आप सब युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित हैं। इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में जहां 14-15 अगस्त की रात्रि को ब्रिटिश हुकूमत से भारत ने सत्ता प्राप्त की, ये भवन इस ऐतिहासिक रूप से साक्षी रहा है। ये भवन कई घटनाओं का साक्षी रहा है। यहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण कराया और ऐसा संविधान बनाया जो विश्व के अंदर आज भी सबसे बड़ा संविधान भी है, और उसके साथ साथ भारत के लिए तो विशेष रूप से आज भी मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में हमारा संविधान हमें दिशा देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय जनता को केंद्र में रखा था। उनका विचार था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य राज हो, जहां पर जनता से चुनी हुई सरकारें देश की प्रगति के लिए और देश की आम जनता के लिए कल्याण करें। और आज इसी संविधान की मूल भावनाओं के आधार पर सरकार काम कर रही है। आज उसी केंद्रीय कक्ष में युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आप लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और उस पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए यहां पर आए हैं। लोकतंत्र के इस मंदिर में, लोकतंत्र के इस पर्व पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और देश के लिए एक विजन था कि आज 7 दशकों के बाद भी हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, समृद्ध हुआ है और लगातार लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है। और यही कारण है 17 आम चुनाव और 300 विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ना, देश के नौजवानों का लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय योगदान देना और उनका विश्वास रखना, निश्चित रूप से यही कारण है कि आज हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, समृद्ध हुआ है। हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से भी है कि 17 आम चुनाव के अंदर जिस सहजता से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस सत्ता के हस्तांतरण से ये साबित करता है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और हमारे संविधान में यह व्यवस्था दी है कि जब भी शासन में कोई व्यवस्था होगी तो चुनी हुई सरकार की व्यवस्था होगी। और इसी के कारण आज हम चुनी सरकार के रूप में देश के अंदर एक मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में काम कर रहे हैं। 7 दशकों के अंदर बहुत परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का साक्षी ये केंद्रीय कक्ष है, जहां पर आजादी के बाद हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने देश के लिए योगदान दिया, देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर काम किया, जिसके कारण हमारा देश आज लगातार आगे बढ़ रहा है। ये बात सही है
कि स्वतंत्रता के पूर्व एक समय था जब हमारे नौजवानों ने देश के लिए आजादी दी, आजादी के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया और उन्होंने संघर्ष में अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। आज स्वतंत्रता के बाद की स्थिति कुछ और है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार युवाओं ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया था, लेकिन आज इसी भावनाओं को हमें रखते हुए किस तरीके से हम भारत को सर्वोच्च बढ़ा सकते हैं, इस देश की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा के अंदर हमें काम करने की आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी इस देश के नौजवानों की है कि हम किस तरीके से आजाद भारत में हमारा सर्वाधिक योगदान देकर, सक्रिय योगदान देकर इस देश को आगे की ओर बढ़ाएं और इस देश की प्रगति के लिए हमारा योगदान दें। साथियों, आज ये दायित्व, ये कर्तव्य आप सबको निभाना है। हमें इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है और इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो देश के नौजवानों का हो सकता है। इसलिए हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से हमारा योगदान दें। इस दिशा के लिए आज आप यहां बैठे हैं, अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरीके से हम देश के अंदर परिवर्तन के दौर को आगे बढ़ाते हुए इस देश को प्रगति की ओर ले जाएं। ये बात सही है, 7 दशकों में हमारे नेताओं ने इस देश को आगे बढ़ाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर एक नई दिशा दी, देश के नौजवानों को एक ऐसी दिशा दी कि आज हर नौजवान नई तकनीक से, नई इनोवेशन से, नई सोच से, नए विचार से, नए नवचारों से इस देश को प्रगति के लिए अपना योगदान दे रहा है। एक सक्षम नेतृत्व की एक दिशा होती है कि किस तरीके से हम देश के नौजवानों को एक दिशा दें कि देश का नौजवान नए नवाचारों के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा इस देश के नौजवानों पर बहुत विश्वास और भरोसा करते हैं कि देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का ये नौजवान करेगा। और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत, इस आत्मनिर्भर भारत को अगर सशक्त और मजबूत करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें नए इनोवेशन करने पड़ेंगे। नए स्टार्टअप के साथ इस भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे योगदान को और मजबूती से देने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सब मिलकर प्रयास करें कि किस तरीके से हम इस देश के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण कर सकते हैं। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम समाज के अंदर बदलाव में हमारा क्या योगदान है, हम किस तरीके से समाज के इस बदलाव में, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव करने के लिए एक देश के नौजवानों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये आज हम बैठकर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और हमारे मन में हमेशा एक ही विचार होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट। इस भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो दुनिया के अंदर भारत को सबसे आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का नौजवान करेगा। इसीलिए मुझे आशा है कि ये अपार युवा शक्ति भारत के नवनिर्माण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देगी और हम इस देश को नई प्रगति और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। साथियों, आज दुनिया के अंदर सबसे विशाल युवा जनशक्ति है तो भारत की है। ये विशाल युवा जनशक्ति भी है, उसमें नई ऊर्जा है, नई शक्ति है, नई इनोवेशन करने की ताकत है। दुनिया के अंदर जब स्टार्टअप का काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप बनाए तो भारत के नौजवानों ने बनाए। किस तरीके से डीआरडीओ के अंदर एक 35 साल से कम उम्र के नौजवानों ने उस डीआरडीओ के अंदर सैनिक कार्य के अंदर और किस तरीके से हम नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, इस काम किए तो हमारे नौजवानों ने किया। आज ये आपने पढ़ा होगा कि हमारी महिला पायलट ने किस तरीके से इतनी लंबी दूरी को प्राप्त किया। आखिर हमारे पुरुष नहीं, हमारी नौजवान महिलाएं
चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र पे हो, सीमा के क्षेत्र पे हो, चाहे हवाई जहाज के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं देश के सामाजिक आर्थिक हर परिवर्तन के अंदर अगर अग्रणी भूमिका निभा रही है तो हमारी युवा महिला निभा रही है। इसके लिए भी मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। कल जब एक महिला नॉर्थ ईस्ट की यहां पर भाग लेने आ रही थी तो उसके साथ जब प्रयास किया तो उसने किस तरीके इसका जवाब दिया, ये हमारी महिलाओं की उस शक्ति और सामर्थ्य को दिखाती है। इसलिए दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर जब बैठकर हम विचार विमर्श करते हैं तो लोकतंत्र की ये एक विचार होता है कि किस तरीके से हम अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने नवाचारों को साझा करें। और आज आप देश के अलग अलग कोने से आए हैं तो किस तरीके से हम देश के उन तमाम हिस्सों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से अपने अपने विचार, अपने अपने अनुभव अपने क्षेत्र के लिए रखें और किस तरीके से उन विचारों, अनुभव के आधार पर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लोकतंत्र को और मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप युवा संसद के रूप में आए। और मैं आज देख रहा हूं कि आप सब नौजवान यहां पर आए हैं, आप प्रतियोगी के रूप में भी भाग लेंगे, लेकिन एक युवा संसद का लघु रूप में यहां पर देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि किस तरीके से हमारा नौजवान आज युवा संसद के रूप में अपने विचारों, अपने अनुभवों को साझा करेगा। ये बात सही है कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। राजनीतिक विचारधाराएं अलग होती है, प्रतिबद्धताएं अलग होती है, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं जहां अलग अलग बोली, खान पान, वेशभूषा है। लेकिन जब कभी भी इस संसद के अंदर देश और राष्ट्र हित का सवाल आता है तो हम सामूहिक रूप से राष्ट्र हित के विषयों पर सामूहिक रूप से एक मत होकर निर्णय और फैसला करते हैं। यही हमारे राजनीतिक दूरदर्शिता की पहचान है और यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। आप आज अलग अलग गांव, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और यहां पर एक युवा संसद के रूप में आप अपनी अपनी बात को विचार रखेंगे और अनुभवों को साझा करेंगे। मुझे आशा है कि हम सबके मन में एक ही विचार होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना सक्रिय योगदान कर इस लोकतंत्र को और सशक्त और मजबूत कर सकते हैं। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम केवल एक मतदाता के रूप में नहीं रहें, क्योंकि देश के अंदर जब संविधान बनाया था तो संविधान बनाते समय उन मनुष्यों ने ये बात रखी थी कि केवल मतदाता के रूप तक हम देश के नागरिकों को सीमित नहीं रखते। हम मतदाता के रूप में जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जनप्रतिनिधि उस समाज की अपेक्षा, आकांक्षाओं को इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। और इसीलिए मैं आपसे एक यही निवेदन करने आया हूं कि आज हम देश के उन नौजवानों को, सबको सामूहिक रूप से इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र में हमारी सक्रिय भागीदारी हो, हमारे नीति निर्माण में हमारी साझेदारी हो, विधि निर्माण में हमारी साझेदारी हो और हम सब जब देश में कानून बनने लगे तो उस कानून बनते समय कानून देश के हित में बने और कानून में हमारी सक्रिय भूमिका रहे, इसके लिए भी नौजवानों को जागृत करने की आवश्यकता है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर भारत का नौजवान जिस तरीके से सक्रिय रूप से लोकतंत्र में सहभागी बन रहा है, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को समय समय पर अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन संसद, विधानसभाओं और चुनी संस्थाओं में अपनी बात रखने का, उनको नवाचार करने का समय समय पर कोशिश करेगा, सहभागी के रूप में काम करेगा। और इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि आज हम सबका एक ही दायित्व है कि राष्ट्र सेवा के लिए हम किस तरीके से अपना समर्पण योगदान दे सकते हैं। मुझे आशा है कि आप जिस मन भाव से यहां पर आए, जिस विचार से यहां पर आए, आने वाले समय में हम रहे न रहें, ये देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में हम सब नौजवानों की
सक्रिय भागीदारी होगी। यही युवा महोत्सव का संकल्प लेकर जाएं। मुझे आशा है आपका संकल्प, आपका विचार इस देश में नए परिवर्तन की ओर बढ़ेगा और विशेष रूप से इस केंद्रीय कक्ष में आज जब अपने विचार रखेंगे तो देश को लगेगा किस तरीके से हमारा नौजवान इस देश की समृद्धि और देश को ऊंचाई को बढ़ाने के लिए लोकतंत्र के माध्यम से सक्रिय सहयोग कर रहा है। आप सब यहां पधारे। मैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इस केंद्रीय कक्ष में आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। After the inaugural ceremony, the finals of the second NYPF was held in the Central Hall of the Parliament. The top 3 winners will be getting an opportunity to speak before Honorable Prime Minister tomorrow in the valedictory function. Prime Minister Shri Narendra Modi will be addressing the valedictory function of the second National Youth Parliament Festival tomorrow at 10:30 a.m. via video conferencing. You can listen to it live on the FM Gold and Indraprastha channels from 10:30 a.m. onwards. This broadcast will also be live streamed on AIR Live News 24/7 and Akashvani AIR YouTube channels. This broadcast will also be available on our official app News on AIR. With this, we come to the conclusion of this radio report on the inaugural ceremony of the National Youth Parliament Festival 2021 held earlier today in the Central Hall of the Parliament in New Delhi. Narrated by Bhuvan Apurva Jha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. एक भारत श्रेष्ठ भारत। दानी है तू दानी, दानी है तू दानी, मेरे भारत दानी तू सबका। दिल में तू ही जाने, तू ही तेरे लिए धड़के है दिल सबका। एक है भारत, प्यारा भारत, स्वच्छ भारत, प्राणों से भी प्यारा मेरा देश, सपनों से भी न्यारा मेरा देश। रंगों से जब रंग मिले तो बन जाए है मंजर, नदियाँ आकर मिल जाए तो बन जाए है सागर, लहरें लहरों से मिल जाए तेज बड़ा दरिया बन जाए, शांत जिसका पानी इसका गहरा उतना ही चलाए।